आइए आज हम बात करते हैं ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ की। तो देखिए हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात कर रहे हैं और जेनेटिक डिसऑर्डर में हम ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ यानी जहाँ पे 3 क्रोमोसोम हो जाएँगे किसी पेयर में, उसकी बात करने वाले हैं। तो ये ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ की बात करने में हम देखिए 3 बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाउ सिंड्रोम, ये 3 हमारे पास है। लेकिन ये ऑटोसोमल ट्राइसोमीज़ की बात करने से पहले देखिए मोनोसोमीज़ के बारे में बताया गया कि ये मोनोसोमीज़ हम क्यों नहीं इसके बारे में बात कर रहे हैं, क्यों हम सीधा ट्राइसोमीज़ की बात कर रहे हैं। तो मोनोसोमीज़ के बारे में इसलिए नहीं बात कर रहे हैं कि इनकम्पैटिबल विद लाइफ ड्यू टू हाई चांस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्राइट्स फॉर दैट क्रोमोसोम। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इस लाइन में बताया क्या गया, तो हम बताएं जैसे देखिए कोई ट्रेट है वो रेसेसिव है, तो रेसेसिव हमको क्या देखने को मिलता है कि जब दोनों डिफेक्ट होंगे तब हमको देखने को मिलेगा इसका सिम्टम। ठीक है, इसका एक्सपीरियंस। अब बहुत सारे कंडीशन में ऐसा होता है कि एक रेसेसिव है और दूसरी तरफ से देखिए ये भी रेसेसिव है, लेकिन यहाँ पे हमको नॉर्मल मिल जाता है। ठीक है, मैटरनल या पैटर्नल साइड से एक हमको रेसेसिव मिलता है जो डिफेक्टिव होता है, और दूसरा जो रेसेसिव मिलता है ये जो होता है ये नॉर्मल होता है। इस वजह से इसके सिम्टम हमको नहीं देखने को मिलते हैं। लेकिन मोनोसोमीज में क्या होता है कि यहाँ पे जो होता है कि एक ही प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जब एक प्रेजेंट है तो ये डिफेक्टिव है होगा ही, और जब ये डिफेक्टिव होगा तो इस वजह से ये इनकम्पैटिबल विद लाइफ है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया कि ऑटोसोमल मोनोसोमीज आर इनकम्पैटिबल विद लाइफ ड्यू टू हाई चांस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिसेसिव ट्रेट्स फॉर दैट क्रोमोसोम। तो रिसेसिव ट्रेट्स के एक्सप्रेशन का बहुत ज़्यादा चांस हो जाता है, और इस वजह से हमको यहाँ पे लाइफ जो होती है इनकम्पैटिबल दिखती है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इंसिडेंस की बात की गई ऑटोसोमल ट्राइसोमीज की, तो यहाँ पे देखिए डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा होता है, फिर उससे कम एडवर्ड सिंड्रोम, उससे कम पटाउ सिंड्रोम। ये बिल्कुल सीक्वेंस में है, ये 21, ये 18 और ये देखिए ये 13। तो देखिए सीक्वेंस में भी ये है। ठीक है, तो इस सीक्वेंस में हमको याद रहेगा। तो सबसे पहले डाउन सिंड्रोम सबसे ज़्यादा कॉमन है, इस वजह से इसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए डाउन सिंड्रोम ट्राइसोमी ऑफ 21, तो ट्राइसोमी ऑफ 21 में हमको देखने को मिलता है। और देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंडिंग्स को क्या देखने को मिलेगी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी। तो देखिए इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हमको तीनों में देखने को मिलेगी। ठीक है, पहली बात तो ये तीनों में हमको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, और फ्लैट फेसेस देखने को मिलेंगे। तो फ्लैट फेसेस देखिए, ये फ्लैट फेसेस देखिए, फ्लैट देखिए। ठीक है, इस तरह से देखिए। ठीक है, फ्लैट फेस हमको देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ हमको क्या देखने को मिलेगा, प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड। तो प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड हमको देखने को मिलेगा। ये देखिए ये एपिकैंथल फोल्ड है, और ये हमको प्रोमिनेंट देखने को मिलता है डाउन सिंड्रोम में। और उसके बाद फिर देखिए सिंगल पाल्मर क्रीज, तो सिंगल पाल्मर क्रीज देखने को मिलता है। तो देखिए हम अपने हाथ में देखेंगे या मोस्ट में देखिए हमको 2 क्रीज देखने को मिलती है, लेकिन डाउन सिंड्रोम में सिर्फ 1 क्रीज देखने को मिलती है। इसको हम बोलते हैं सिंगल पाल्मर क्रीज। और उसके बाद फिर देखिए इनकर्ड फिफ्थ फिंगर, तो फिफ्थ फिंगर जो होती है ये इनकर्ड होती है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और गैप बिटवीन फर्स्ट सेकंड ट्वाइस। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड ट्वाइस के बीच में गैप होता है, इसको हम सैंडल गैप बोलते हैं। ठीक है, तो ट्वाइस में हम बात करें तो ट्वाइस में यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फिंगर के बीच में यहाँ पे गैप होता है। जैसे हम चप्पल पहनते हैं तो यहाँ पे तो हम सैंडल को वो फंसाते हैं, तो यहाँ पे गैप होता है ज़्यादा, इसी वजह से इसको हम सैंडल गैप बोलते हैं। ठीक, तो ये सैंडल गैप हो गया। और उसके अलावा देखिए हमको इंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, ड्यूडेनल एट्रेजिया, बहुत ही कॉमन मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो ड्यूडेनल एट्रेजिया हमको देखने को मिलेगा। हर्सप्रंग डिजीज देखने को मिलेगा। हर्सप्रंग डिजीज हम बताएं कि यहाँ पे क्या होता है कि डीनर्वेशन होता है। ठीक है, कॉलोन का डिटेल में हमने जाना है, सबके बारे में हम अलग से बात कर चुके हैं। और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज हमको देखने को मिलता है। तो देखिए सबके बारे में सब टॉपिक में हम बात कर चुके हैं, सबके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो CHD हमको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज देखने को मिलता है, उसमें भी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट हमको मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज में हमको एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट या ASD देखने को मिलता है। और देखिए ब्रश फील्ड स्पॉट्स, तो ब्रश फील्ड स्पॉट्स हमको देखने को मिलता है। ये देखिए अभी बताया गया क्या है, ये देखिए जब हम आइरिस को देखेंगे ना, तो देखिए जो आइरिस होती है यहाँ पे हमको व्हाइट व्हाइट स्पॉट देखने को मिलता है आइरिस में, तो इसी को हम बोलते हैं ब्रश फील्ड स्पॉट। तो देखिए ब्रश फील्ड स्पॉट्स, व्हाइटिश स्पॉट एट द पेरिफेरी ऑफ द आइरिस, आइरिस के पेरिफेरी में हमको व्हाइटिश स्पॉट देखने को मिलेंगे। तो ये इसके फाइंडिंग हो गए। देखिए फाइंडिंग में सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, फ्लैट फेसेस, प्रोमिनेंट एपिकैंथल फोल्ड और सिंगल पाल्मर क्रीज। और उसके बाद फिर देखिए इनकर्ड फिफ्थ फिंगर और गैप बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड ट्वाइस, जिसको हम सैंडल गैप बोलते हैं। और ड्यूडेनल एट्रेजिया 7, और हर्सबर्ग डिजीज 8, और कंजेनाइटल हार्ट डिजीज 9। और इसी तरीके से देखिए ये ब्रश फील्ड स्पॉट्स ये हो गए 10। तो ये 10 यहाँ पे बताया गया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी फाइंडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये इतना हमको याद रखना है बस, इसमें से हम फोकस क्या करेंगे, ड्यूडेनल एट्रेजिया वगैरह हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए एसोसिएटेड विद अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज, तो ये अर्ली ऑनसेट अल्जाइमर डिजीज से एसोसिएट होता है। क्यों होता है, तो देखिए क्रोमोसोम नंबर 21 कोड्स फॉर अमाइलॉइड प्रिकर्सर्स प्रोटीन। तो ये जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है ये अमाइलॉइड प्रिकर्सर प्रोटीन से एसोसिएट करता है, इस वजह से ये अल्जाइमर डिजीज से ऑनसेट होता है।
ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए इसी वजह से इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया या एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, एएमएल या एलएल का चांस भी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउन सिंड्रोम। और इसके अलावा देखिए डाउन सिंड्रोम में और क्या बताया गया कि 95% ऑफ केसेस ड्यू टू मियोटिक नॉन डिसजंक्शन मोस्ट कॉमनली ड्यूरिंग मियोसिस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हमको देखने को मिलता है और वो भी मियोसिस 1 में मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। और 95% केसेस में ना हमको मियोटिक नॉन डिसजंक्शन देखने को मिलता है। ठीक, और ये देखिए ये क्या होता है, इंक्रीज विद एडवांस मैटरनल एज। और मैटरनल एज जितना ज़्यादा बढ़ते जाती है उतना इसका रिस्क बढ़ते जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बताया गया कि फ्रॉम 1:1500 इन फीमेल्स लेस देन 20, तो 20 साल से छोटे फीमेल्स में 1500 में से कहीं एक केस देखने को मिलता है। जबकि हम 45 साल से ज़्यादा में बात करें तो यहाँ पे देखिए 25 में से सिर्फ एक केस देखने को मिलता है। देखिए कितना ज़्यादा इंसिडेंस बढ़ जा रहा है। तो ये रेशियो में हो गया, अगर इसको परसेंटेज में आप निकालेंगे तो देखिए ये क्या होगा, 0.06% यहाँ पे देखने को हमको मिलेगा अगर 20 से कम में बात करें। और जबकि 45 से ज़्यादा में हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 1:25 यानी 4% हमको देखने को मिलता है इंसिडेंस। तो यही है कि जितना ज़्यादा एज बढ़ती है उतना ज़्यादा डाउन सिंड्रोम का एसोसिएशन बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए 95% के बाद ये जो 5% बच रहा है उसके बारे में बताया जा रहा है कि 4% इसमें से क्या होता है, केसेस ड्यू टू अनबैलेंस रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। ठीक है, तो अनबैलेंस रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन की वजह से 4% देखने को मिलता है। ये क्या होता है ट्रांसलोकेशन, हम यहाँ पे देखिए ल्यूकीमिया के टॉपिक में अच्छे से बात करके आए हैं। तो यहाँ पे जो ये नॉर्मल ट्रांसलोकेशन होता है ना उसी को बोला गया कि रॉबर्टसोनियन ट्रांसलोकेशन। और मोस्ट टिपिकली बिटवीन क्रोमोसोम नंबर 14 एंड 21, तो 14 से 21 के बीच में जो होता है इससे मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये हुआ। और ओनली 1% ऑफ केसेस आर ड्यू टू पोस्ट फर्टिलाइजेशन माइटोटिक एरर। ठीक है, तो सिर्फ 1% केस जो होता है ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन माइटोटिक एरर की वजह से हमको देखने को मिलता है। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए ये जो नॉन डिसजंक्शन म्यूटिक नॉन डिसजंक्शन है इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिखाया गया कि नॉन डिसजंक्शन मियोसिस 1 हमको कैसे देखने को मिलता है। तो देखिए मियोसिस 1 में हमको क्या देखने को मिलता है, ये 4 स्टेज देखने को मिलती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। ठीक है, तो प्रोफेज में ये सारी स्टेजेस देखने को मिलती है, इतना लंबा हमको नहीं बात करना है। मेटाफेज में देखिए यहाँ पे जो होते हैं ये क्रोमोसोम जो होता है ये आ जाता है बीच में। ठीक है, तो देखिए मेटाफेज में जब ये आते हैं तो ये देखिए यहाँ पे मोस्टली मेटाफेज की बात की गई। मेटाफेज के बाद एनाफेज आती है, तो एनाफेज में हमको ये देखने को मिल जाता है। मेटाफेज में जब ये अलाइनमेंट होता है इनका, तो देखिए मान लो क्या होता है कि ये जब बीच में आते हैं तो ये मैटरनल हो गया और ये पैटर्नल है। ठीक है, तो ये मैटरनल और ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, तो इसमें से आधा इधर चला जाएगा। ठीक, और इसमें से आधा इधर चला जाएगा, तो आधा इधर आधा इधर। तो नॉर्मल कंडीशन में ऐसा होता है, लेकिन नॉन डिसजंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे डिसजंक्शन नहीं हो पाता। जैसे इसमें प्रॉपर डिसजंक्शन हुआ, इसमें डिसजंक्शन नहीं हो पाता। इस वजह से यहाँ पे देखिए मेटाफेज के बाद जब एनाफेज आती है तो एनाफेज में देखिए यहाँ पे ये जो है ये मैटरनल क्रोमोसोम जो है ये देखिए आधे आधे में बट गया, लेकिन पैटर्नल क्रोमोसोम जो था ये आधे आधे में नहीं बटा, तो पूरा जेनेटिक मटेरियल इधर ही आ गया। ठीक है, मैटरनल का तो सही हुआ, पैटर्नल का इधर आ गया। हम एग्जांपल के तौर पे बात करें, मैटरनल पैटर्नल में किसी का भी हो सकता है, लेकिन हम एग्जांपल में बात करें कि मैटरनल का देखिए यहाँ पे मियोसिस 1 में डिसजंक्शन में कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन यहाँ पे पैटर्नल में देखिए डिसजंक्शन में परेशानी आई और सिर्फ एक ही तरफ पैटर्नल पूरा क्रोमोसोम चला गया। ठीक है, अब ये मियोसिस 1 कंप्लीट हो गई। मियोसिस 1 के बाद देखिए मियोसिस 1 के एंड में हमको 2 सेल देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 2 सेल देखने को मिली मियोसिस 1 के एंड में। अब मियोसिस 2 स्टार्ट होती है। ठीक है, मियोसिस 2 में क्या होगा, फिर से यही मेटाफेज आएगी और मेटाफेज में फिर से ये अलाइन होंगे। तो जब ये अलाइन होंगे तो यहाँ पे देखिए ये वाला अलाइन हुआ और ये देखिए ये चारों अलाइन हुए। ठीक है, तो ये मैटरनल क्रोमोसोम और ये पैटर्नल क्रोमोसोम। ठीक है, तो मैटरनल ठीक है, पैटर्नल जब ये अलाइन हुए तो देखिए पैटर्नल देखिए इधर 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 इधर। ठीक है, ये चले गए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 क्रोमोसोम एक सेल में देखिए ये चले गए। ठीक है, तो ये n+1 देखिए हमको देखने को मिला, इसमें भी n+1 ट्राइसोमी देखने को मिला है। जबकि यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे पैटर्नल क्रोमोसोम गया ही नहीं, सिर्फ मैटरनल क्रोमोसोम गया और यही जो है देखिए 2 सेल में जाने के लिए ये एनाफेज में जाके टीलोफेज में गया। तो यहाँ पे देखिए n-1 यानी जितना चाहिए था उससे एक कम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मोनोसोमी देखने को मिला और ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इस वजह से इसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ट्राइसोमी हमको देखने को मिला, तो ये ट्राइसोमी हो गई। ठीक, तो ये हो गया हमारा नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 1। और नॉन डिसजंक्शन इन मियोसिस 2 की हम बात करें तो देखिए मियोसिस 1 प्रॉपर होगा। ठीक है, देखिए मियोसिस 1 प्रॉपर हुआ, देखिए मैटरनल क्रोमोसोम पैटर्नल क्रोमोसोम प्रॉपर हुए। लेकिन मियोसिस 2 में देखिए क्या होता है, मियोसिस 2 में देखिए यहाँ पे जो ये प्रॉपर हुआ, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको जो है पैटर्नल क्रोमोसोम का आधा पार्ट इधर जाना था, लेकिन आधा पार्ट इधर नहीं गया। ठीक, और आधा पार्ट पूरा यहाँ चला गया, इस वजह से देखिए यहाँ पे हमको ट्राइसोमी देखने को मिली। ठीक है, तो ये ट्राइसोमी हो गई और ये मियोसिस 2 में नॉन डिसजंक्शन की वजह से देखने को मिला। ठीक है, तो ये हुआ। तो ये हम बात कर लिए यहाँ पे कि ये
नॉन डिसजंक्शन कैसे होता है, ठीक। तो ये चीज़ हुई। अब उसके बाद फिर बात करते हैं डाउन सिंड्रोम में थोड़ा सा और डिटेल में। तो देखिए डाउन सिंड्रोम ड्रिंकिंग एज, इसको हम याद कैसे रखेंगे, तो ड्रिंकिंग एज या 21 पे है तो इससे हम याद रखेंगे। तो देखिए डाउन सिंड्रोम ड्रिंकिंग एज 21, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसको फिर देखिए मोस्ट कॉमन वायबल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो मोस्ट कॉमन वायबल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर ये डाउन सिंड्रोम ही है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये भी डाउन सिंड्रोम ही है, ठीक है। तो ये चीज़ हुई। और उसका फिर देखिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर अल्ट्रासाउंड कॉमनली शोज न्यूट्रल ल्यूसेंसी एंड हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन, ठीक है। तो हम अल्ट्रासाउंड में फाइंडिंग की बात कर रहे हैं कि हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी पाएंगे और हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल ट्रांसलूसेंसी और हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन ये हमको देखने को मिलता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अल्ट्रासाउंड में। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया कि मार्कर्स ऑफ डाउन सिंड्रोम आर हाई अप, ठीक है। हाई अप यानी देखिए हाई से हम याद रखेंगे कि HCG ज़्यादा होता है और इनहिबिन ज़्यादा होता है। तो डाउन सिंड्रोम में हमको HCG भी ज़्यादा देखने को मिलता है और इनहिबिन ज़्यादा देखने को मिलता है। ये हो गए हमारे मार्कर्स। और उसके बाद फिर देखिए बताया गया इंक्रीज रिस्क ऑफ अम्बेलिकल हर्निया। तो अम्बेलिकल हर्निया का रिस्क जो होता है डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा देखने को मिलता है। क्यों ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि बताया गया कि इनकम्प्लीट क्लोजर ऑफ अम्बेलिकल रिंग। तो अम्बेलिकल रिंग का जो क्लोजर होता है ये प्रॉपर नहीं हो पाता है, इस वजह से हमको अम्बेलिकल हर्निया का चांस बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद फिर देखिए 5 एज ऑफ डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम के 5 एज कौन कौन से हैं, ठीक है। तो देखिए जो हमको याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए है। तो देखिए एडवांस मैटरनल एज। तो एडवांस मैटरनल एज ये मोस्ट कॉमन कॉज है या बहुत ज़्यादा इसकी वजह से देखने को मिलता है। 45 साल से ज़्यादा में बात करें तो 4% इसका रिस्क हो जाता है, ठीक है, 1:25। ये चीज़ हुई। और ड्यूडेनल एट्रेजिया हमको देखने को मिलती है, ठीक है। हम बताए थे यहाँ पे देखिए ड्यूडेनल एट्रेजिया देखने को मिली, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है, ये देखिए ASD हमको देखने को मिलता है, ठीक है। आर्टेरियल सेप्टल डिफेक्ट या आर्टेरियो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमको देखने को मिला, ठीक, ASD हो गया। और अल्जाइमर डिजीज अर्ली ऑनसेट यहाँ पे हम देखिए बात किए। और उसके बाद फिर देखिए AML एक्यूट माइलर ल्यूकीमिया हमको 5 साल से कम एज में और 5 साल से ज़्यादा में ALL हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे 5 एज डाउन सिंड्रोम के ये इंपॉर्टेंट है, इसको हमको याद रखना है। तो ये हमारा डाउन सिंड्रोम का टॉपिक कंप्लीट हुआ। डाउन सिंड्रोम में हम ये सारी बात कर लिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे हम एक एक्स्ट्रा चीज़ क्या लेके चले कि मियोटिक नॉन डिसजंक्शन हमको कैसे देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये देखिए मियोटिक नॉन डिसजंक्शन के बारे में यहाँ पे हम अच्छे से बात की कि मियोसिस 1 में अगर हमको परेशानी देखने को मिलती है तब कैसे होगा, और मियोसिस 2 में अगर परेशानी है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद अभी हम यहाँ पे स्क्रीनिंग की बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में स्क्रीनिंग कैसे करेंगे, लेकिन पहले हम ये एडवर्ड सिंड्रोम और पटाव सिंड्रोम को भी कर लेते हैं, तब ये और आसान रहेगा हमारे लिए। तो देखिए अब एडवर्ड सिंड्रोम की हम बात करते हैं। अच्छा, तो ये डाउन सिंड्रोम में बहुत सारी चीज़ों की बात कर ली है, लेकिन इतनी सारी हमारे लिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये नॉन डिस्जंक्शन बताई, ये सब सिर्फ समझाने के लिए था, ठीक है। इसको हमको याद नहीं रखना है। याद हमको जो रखना है मेनली याद रखना है, और बाकी ये सारे जो है ये याद रखना है, और ये रिस्क फैक्टर याद रखना है, ठीक। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि कौन से क्रोमोसोम में देखने को मिलती है ट्राइसोमी। डाउन सिंड्रोम 21 में देखने को मिलती है।